हेलो दोस्तों, आज हम वीडियो का सेकंड पार्ट लेने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, क्योंकि उससे आपको हमारे चैनल का अपडेट मिलता रहेगा। तो कल हमने जो पार्ट 1 में पढ़ा था उसका हमने नोट्स तैयार ही कर लिया होगा। नोट्स तैयार करके हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उसमें नोट डाउन करने हैं। तो आज हमें संपूर्णतावादी नज़रिया और हॉलिस्टिक अप्रोच के बारे में पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। मैं संपूर्णतावादी हॉलिस्टिक नज़रिए पे यकीन करता हूँ। हम केवल हाथ, पाँव, आँख, कान, दिल और दिमाग से नहीं, बल्कि एक संपूर्ण इंसान हैं। काम करने के लिए एक पूरा आदमी जाता है और काम करके एक पूरा आदमी लौटता है। घर की परेशानियाँ, फैमिली प्रॉब्लम्स हमारे काम काज पर, और काम काज से जुड़ी परेशानियाँ, वर्क प्रॉब्लम्स हमारी पारिवारिक ज़िंदगी पर असर डालती हैं। पारिवारिक समस्याओं की वजह से तनाव का शिकार होने पर हमारी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी घट जाती है। इसी तरह काम-काज से जुड़ी परेशानियां न केवल हमारे परिवार बल्कि ज़िंदगी के हर पहलू पर असर डालती हैं। निजी पेशे से जुड़ी सामाजिक समस्याएं एक दूसरे पर लाजमी तौर पर असर डालती हैं। आपके नज़रिए को तय करने वाला कारण, फैक्टर्स दैट डिटरमाइन योर एटीट्यूड। मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ। हम नज़रिए के साथ जन्म लेते हैं या उसे बड़ा होने में विकसित करते हैं? हमारा नज़रिया किन चीज़ों से बनता है? अगर माहौल की वजह से ज़िंदगी के बारे में आपका नज़रिया नकारात्मक यानी निगेटिव हो गया, तो आप क्या करेंगे? क्या आप उसे बदल देंगे? दरअसल हमारे ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा हमारी ज़िंदगी के शुरुआती सालों में ही बन जाता है। यह सच है कि हम अपने मिजाज की कुछ खासियतों यानी टेंडेंसीज के साथ पैदा होते हैं, लेकिन बाद में हमारा नज़रिया जो बनता है उसे ख़ास तौर पे ये 3 फैक्टर्स तय करते हैं, जो है पहला माहौल, दूसरा तजर्बा और तीसरा शिक्षा, यानी इन्वायरमेंट, एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन। इन्हें हम नज़रिए के 3 ईएस कह सकते हैं। अब इन तीनों पर नज़र डालते हैं। पहला माहौल, इन्वायरमेंट। माहौल में ये चीज़ें शामिल हो सकती हैं: घर, स्कूल, काम, मीडिया, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, धार्मिक पृष्ठभूमि, परंपराएं और मान्यताएं, सामाजिक माहौल, राजनीतिक माहौल और आदि सी चीज़ें। घर हो, संस्था हो या देश हो, हर जगह की अपनी एक तहजीब होती है। उदाहरण के तौर पर आप एक स्टोर में जाते हैं तो वहाँ के मैनेजर से लेकर सेल्स क्लर्क तक विनम्र, मददगार और दोस्ताना और खुदमिजाज पाते हैं। फिर आप दूसरी दुकान में जाते हैं, वहाँ काम करने वालों को बदतमीज पाते हैं। आप एक घर में जाते हैं तो वहाँ माँ बाप बच्चों को ख्याल रखने वाला पाते हैं, और आप दूसरे घर में जाते हैं तो वहाँ परिवार वालों को कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ता हुआ पाते हैं। जिन देशों की सरकारें और राजनीतिक माहौल में ईमानदारी होती है, वहाँ के लोग भी आमतौर पर ईमानदार होते हैं, कानून का पालन करने वाले होते हैं और मददगार किस्म के होते हैं। इसका उल्टा भी इतना ही सही होता है। जिस तरह बेईमान और भ्रष्ट माहौल में एक ईमानदार आदमी का जीना मुश्किल हो जाता है, उसी तरह ईमानदारी से भरे माहौल में बेईमान व्यक्तियों का जीना भी मुश्किल हो जाएगा। अच्छे माहौल में मामूली कर्मचारी की भी काम करने की शक्ति बढ़ जाती है, जबकि बुरे माहौल में अच्छा सा अच्छा काम करने वाला उसकी भी शक्ति घट जाती है। तहजीब, जिसे कल्चर भी कहते हैं, और कल्चर आप जानते होंगे कभी ऊपर की ओर नहीं जाता है, वो हमेशा ऊपर से नीचे के ही ओर आता रहा है और आता रहेगा। हमें पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि हमने खुद के लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए कैसा माहौल तैयार किया है। बुरे माहौल के लोगों से अच्छे व्यवहार की आशा नहीं की जा सकती। जहाँ कानून का ना होना ही कानून बन जाता है, वहाँ ईमानदार नागरिक भी चोर, उचक्के और बेईमान हो जाते हैं। कुछ समय निकाल कर इस बात पर गौर कीजिएगा कि हमारा माहौल हम पर कैसे असर डालता है, और हम इस माहौल को जो तैयार करते हैं वह दूसरों पर कैसे असर डालता होगा। और दूसरा, तजर्बा यानी एक्सपीरियंस। अलग अलग लोगों से मिले तजर्बे के मुताबिक हमारा व्यवहार भी बदल जाता है। हमारा एक्सपीरियंस जो हम अलग अलग लोगों से पाते हैं, उससे हमारा व्यवहार चेंज होता है। अगर किसी
इंसान के साथ हमें अच्छा अनुभव मिलता है तो उसके बारे में हमारा नज़रिया अच्छा हो सकता है, पर बुरा अनुभव मिलने से हम सावधान हो जाते हैं। अनुभव और घटनाएं हमारी ज़िंदगी के संदर्भ बिंदु बन जाते हैं और वो हमारे मार्गदर्शन गाइडलाइंस बन के भूमिका निभाते हैं। और तीसरा है शिक्षा यानी एजुकेशन। हमारे ईएस का थर्ड शिक्षा यानी एजुकेशन। शिक्षा औपचारिक यानी फॉर्मल और अनौपचारिक इनफॉर्मल दोनों तरह का होता है। आजकल हम लोग सूचनाएं के सागर में गोते लगा रहे हैं, लेकिन ज्ञान और समझदारी का अकाल पड़ा हुआ है। ज्ञान को योजनाबद्ध ढंग से समझदारी में बदला जा सकता है और समझदारी में हमें कामयाबी दिलाती है। शिक्षा की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। उसका प्रभाव अनंत काल तक, एटर्निटी तक रहता है। इसके असर की लहरें अनगिनत होती हैं। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें केवल रोजी रोटी कमाना नहीं बल्कि जीने का तरीका भी सिखाए। सकारात्मक नज़रिए वाले लोग को कैसे पहचानें? हाउ डू यू रिकॉग्नाइज द पीपल विथ अ पॉजिटिव एटीट्यूड? जिस तरह सेहत खराब होने का मतलब अच्छी सेहत नहीं होता, उसी तरह किसी इंसान के नकारात्मक यानी निगेटिव होने का मतलब यह नहीं होता कि वह पॉजिटिव नज़रिए का है यानी सकारात्मक नज़रिए का है। सकारात्मक नज़रिए वाले लोग की शख्सियत पर्सनालिटी में कुछ ऐसी खासियतें होती हैं जिनकी वजह से उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। ऐसे लोग दूसरों का ख्याल रखने वाला, आत्मविश्वास से भरे, धीरज वाले और विनम्र होते हैं। ये लोग खुद से और दूसरों से काफ़ी ऊंची उम्मीदें रखते हैं। उन्हें अच्छे नतीजे हासिल करने की आशा भी होती है और वो करते भी हैं। सकारात्मक नज़रिए वाला आदमी हर मौसम में फलने वाले 12मासी फल की तरह होता है। उसका हमेशा स्वागत किया जाता है। सकारात्मक नज़रिए के कुछ फ़ायदे भी होते हैं। सकारात्मक नज़रिए के कई फ़ायदे होते हैं। इन्हें आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन आसानी से दिखाई देने वाली चीज़ उतनी भी आसानी से अनदेखी नहीं की जा सकती। सकारात्मक नज़रिए हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकते हैं? जोश पैदा करते हैं, शख्सियत खुशनुमा होती है, ज़िंदगी आनंद बढ़ जाती है, आपके अगल बगल के लोगों को प्रेरणा मिलती है और संस्थाओं के लिए एक ऐसे सकारात्मक नज़रिया फ़ायदेमंद होता है। उत्पादकता बढ़ जाती है, टीम भावना बढ़ती है, समस्याएं हल हो जाती हैं, गुणवत्ता क्वालिटी बढ़ जाती है, वफादारी बढ़ जाती है, लाभ ज़्यादा मिलता है। इसी तरह से नकारात्मक नज़रिए के नतीजे को हम देखेंगे। ज़िंदगी की राह रुकावटों से भरी है और अगर हमारा नज़रिया नकारात्मक हो तो अपने लिए हम सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हैं। नकारात्मक नज़रिए वाले लोगों के लिए दोस्ती, नौकरी, शादी और संबंधों को कायम रख पाना काफ़ी मुश्किल होता है। नकारात्मक नज़रिए की वजह से संबंधों में कड़वाहट बढ़ती है, लोग नाराज़ रहते हैं, ज़िंदगी बेमकसद हो जाती है, सेहत खराब रहती है। नकारात्मक नज़रिए की वजह से घर और कामकाज की कई जगह के माहौल बिगड़ जाते हैं। ऐसे आदमी समाज के लिए बोझ बन जाते हैं। ये लोग अपने नकारात्मक नज़रिए को छुआछूत रोग की तरह आसपास के लोगों को, आने वाली पीढ़ियों को, उन तक सब तक पहुंचा देते हैं और यह छुआछूत रोग की तरह फैल जाता है। अपने नकारात्मक नज़रिए से वाकिफ़ होने के बावजूद हम उसे बदल क्यों नहीं हैं? When we become aware from negative attitude, why don't we change? इंसान का स्वभाव आमतौर पर बदलाव विरोधी होता है। हमें बदलाव तकलीफ दे देता है और नतीजा अच्छा हो या बुरा, हम अक्सर इसे तनाव महसूस करते हैं। इतना आराम महसूस करते हैं कि बेहतरी के लिए होने वाले बदलावों को कबूल नहीं कर पाते हैं। चार्ल्स डिकेंस जाने माने लेखक हैं। चार्ल्स डिकेंस ने एक कैदी के बारे में लिखा है जो सालों तक काल कोठरी में कैद रहा। सज़ा काट लेने के बाद उसे आज़ाद कर दिया गया। उसे काल कोठरी से बाहर खुली धूप में लाया गया। उस आदमी ने अपने चारों ओर देखा। कुछ देर बाद वह अपनी नई आज़ादी से परेशान होने लगा। उसने काल कोठरी में फिर से जाने की इच्छा जाहिर की। वह आज़ादी की खुली दुनिया में बदलावों को कबूल नहीं कर पा रहा था। अंधेरे और हथकड़ियों में सुरक्षा के तौर पे पुलिस कर्मियों को देखकर वह खुद को आराम महसूस कर रहा था, क्योंकि वह उन्हीं का आदी हो चुका था।
इन दिनों भी कई ऐसे कैदी व्यवहार करते हैं। एक अनजाने संसार के साथ तालमेल कायम करने का तनाव उनकी बर्दाश्त के बाहर होता है, इसलिए वे जानबूझकर और अपराध करते हैं ताकि उन्हें वापस जेल में भेज दिया जाए। वहाँ उनकी आज़ादी पर भले ही पाबंदी रहती है, लेकिन उन्हें अपने बारे में कम फैसले लेने पड़ें। अगर हमारा नज़रिया नकारात्मक है तो हमारी ज़िंदगी सीमाओं में कैद रहेगी। ऐसे नज़रिए की वजह से हमको अपना काम सीमित कामयाबी मिल सकती है और हमारे दोस्तों की तादाद कम होगी और हम ज़िंदगी में कम आनंद उठा पाएंगे। और अगले चैप्टर में हम सकारात्मक नज़रिए को विकसित करने के तरीके के बारे में चर्चा करेंगे। हो सकता है कि सकारात्मक नज़रिया विकसित करने के लिए हमको थोड़ा तनाव झेलना पड़े, हमको बदलाव की वजह से अनिश्चितता हासिल करनी पड़े, पर यकीनन हमें इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। तो हम इस चैप्टर को ख़त्म कर चुके हैं। अब हम कार्य योजना यानी एक्शन प्लान्स को देखते हैं। पहले तो हम देखेंगे कि सपनों तो दर्जनों हैं, पर अहमियत इस बात की है कि उन्हें अमल कैसे लाया जाए। ये थियोडोर रूजवेल्ट का कहना है। इन्होंने लिखा हुआ है, आप कार्य योजना, हम पेज आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, तो आप कार्य योजना को देख रहे हैं। तो उसमें आपको दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चंस, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अपनी जो आपने नोट्स तैयार किया है उसमें आपको करना होगा, अपनी 2 समस्याओं को लिखना होगा, उसके बारे में उसके समस्या का हासिल करने हो सकने वाले कम से कम अच्छे नतीजों के बारे में लिखना होगा। ये आप पेज दिख रहे हैं, आपको सारा कार्य मतलब सारा एक्शन प्लान आपको कंप्लीट करना है अपने नोट्स में। और वैसे तो हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं फ्रेंड्स। तो हम अगले चैप्टर में सकारात्मक नज़रिया कैसे विकसित करें, हमारे अगले चैप्टर का नाम है, जो कि हम अगले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड बाय। जय हिंद।